नमस्कार दोस्तों, 10 सितंबर 2020 के जो डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन है इसमें आपका स्वागत है दोस्तों। देखते हैं आज हम लोग कौन कौन सी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से इश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वही बातें, लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट करके अपने थोड़े बहुत डाउट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल मेंबर बन सकते हैं। पहला न्यूज़ आइटम, मैसिव चाइनीज बिल्डअप ऑन नॉर्दर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो। देखिए अभी रिसेंटली ये अगर आप पैंगोंग सो लेक देख रहे हो, लंबी सी लेक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। ये है इसका नॉर्थ बैंक और ये है इसका साउदर्न बैंक। अभी नॉर्दर्न बैंक में आप देखो कि फिंगर 1 से लेके फिंगर 4 तक के इंडिया का कब्जा है और फिंगर 4 से लेके अभी के लिए इंडिया, ये फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का जो कब्जा है अभी के लिए चाइना के हाथ में चला गया है। पहले क्या होता था, जो चाइना की आर्मी थी वो फिंगर 8 से लेके फिंगर 2 तक पेट्रोलिंग करती थी और हम लोग पूरा का पूरा फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। अप्रैल के लगभग फिंगर 4 के बाद की जो हमारी पेट्रोलिंग थी उसको चाइनीज आर्मी ने ब्लॉक कर दिया। अब हम फिंगर 4 के आगे मूव नहीं कर पा रहे। तो फिंगर 4 के पीछे की तरफ यहां से लेके ये जो पूरा इलाका है, यहां पे चाइना ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। इंडिया यहां पे बिल्कुल भी घुस नहीं पा रहा है। अब हुआ ये है कि इस पैंगोंग सो के साउथ का जो इलाका है, जहां पे अभी यहाँ पे काला टॉप पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ियों पे भी जो चाइना था वो कब्जा करना चाहता था, क्योंकि इन पहाड़ियों के पीछे चुशुल सेक्टर है और चुशुल सेक्टर वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो इस चक्कर में इंडिया ने किया क्या, इंडिया ने प्रीएम्प्ट किया चाइना के मूव को और प्रीएम्प्ट करने के बाद इंडिया ने इस काला टॉप की पहाड़ियों पे अपना कब्जा जमा लिया। तो अभी के लिए चाइना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि साउदर्न बैंक पे जो चाइना की डोमिनेशन थी वो बंद हो गई है और नॉर्दर्न बैंक पे चाइना अपनी आर्मी को और इकट्ठा करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो ये जो फिंगर 4 के आसपास का जो इलाका है, ये इस समय पे बहुत ज्यादा टेंस्ड है। दोनों आर्मियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और मुश्किल से 100 मीटर का गैप है दोनों के बीच में। प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज हो रही है चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा। देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो नॉर्दर्न बैंक है आपका, ये जो पूरा ये इलाका है, यहाँ पे चाइना थोड़ा डोमिनेंट पोजीशन में है। क्योंकि भले ही साउदर्न बैंक पे हमने हाइट्स को ऑक्युपाई कर रखा और फिंगर 4 के आसपास की कुछ हाइट्स को ऑक्युपाई कर रखा हो, लेकिन मेजर हाइट्स नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो पे चाइना ने ऑक्युपाई कर रखी हैं। तो ये मैंने आपको पूरा ये जो कुछ भी लिखा है इसका सार यहाँ पे बता दिया। बहुत सारी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पे मीटिंग्स हो चुकी हैं। उन मीटिंग में एक्चुअली में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। कई सारे कमांडर्स का ये बोलना है, इंडिया के मिलिट्री कमांडर्स का, कि देखिए जो चाइना के मिलिट्री कमांडर्स लोअर लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उनको सारी की सारी जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो उनके सुपीरियर ऑफिशियल से मिल रहे हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो उनसे बात करने का कोई मतलब है नहीं। इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे डिफ्यूज करना पड़ेगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। आगे चलते हैं। यहां पे आ रहा है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्ले में। मैंने आपको आज के एडिटोरियल में भी किसके बारे में बताया था, एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट के बारे में। एस्ट्राजेनेका ने एक वैक्सीन डेवलप की जिसका नाम है AZD122। अभी जो AZD122 वैक्सीन है, इसके ट्रायल्स बहुत हायर लेवल पे चल रहे हैं। यूके में भी चल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में भी चल रहे हैं, ब्राजील में भी चल रहे हैं और इंडिया में भी चल रहे हैं। ठीक है ना। तो इंडिया में भी इसके ट्रायल चल रहे हैं और इंडिया में इसके ट्रायल करा कौन रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चला रहा है। अभी हुआ क्या दोस्तों कि रिसेंटली इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के दौरान एक पर्सन को ये वैक्सीन दी गई, मोस्ट प्रॉब्ली यूके में ये वैक्सीन दी गई और उसको कुछ सीवियर एडवर्स रिएक्शन हुआ। अभी जब ये सीवियर एडवर्स रिएक्शन निकल के सामने आया तो एस्ट्राजेनेका ने बोला कि हम अभी के लिए ऑनगोइंग ट्रायल्स को रोक रहे हैं। अभी के लिए डिटेल सामने आई नहीं है कि एक्चुअली में वो जो सीवियर सिम्टम्स दिखे थे उस पर्टिकुलर पर्सन में जिसको ये वैक्सीन दी गई थी, वो सीवियर सिम्टम्स क्या हैं इसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि जब फेज 1 और फेज 2 ट्रायल हुए थे इस वैक्सीन में, तो जो नॉर्मल का सिम्टम्स निकल के आ रहे थे वो थे फीवर, हेडेक, तो भाई मसल में पेन हो रहा है, जहाँ पे आप इंजेक्शन को अंदर भेज रहे हैं वहां पे पेन हो रहा है, तो इस तरीके के कुछ साइड इफेक्ट्स थे। लेकिन अभी के लिए बोला जा रहा है कि किसी एक केस में बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स आए हैं। वो सीवियर साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी ने इस वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ये रिपोर्ट मांगी है कि जब
एस्ट्राजेनेका ने इन ट्रायल्स को ओवरऑल दुनिया में रोक दिया है, तो इंडिया में ट्रायल्स अभी भी क्यों करे जा रहे हैं? तो आप हमको ये रिटन में दीजिए। ये किसने बोला है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बोला है। सबसे पहले तो आप हमको रिटन में दीजिए कि ये जो वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही है ऑक्सफोर्ड में, मतलब इंग्लैंड में, जो सीवियर इंसिडेंट निकल के आया है उसमें हुआ क्या है, पहले तो आप हमको ये बताइए। दूसरा, आप हमको ये बताइए कि आपने इसकी टेस्टिंग बंद की कि नहीं करी, और आप पूरी तरीके से इसकी टेस्टिंग अभी के लिए कैसे कर रहे हो इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस न्यूज कि भाई यूके में कोई केस हुआ है। इस बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। किसने? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर हेल्थ टॉपिक में ये आपको काम आएगा। फिर भैया ये कंगना रनावत वाला इशू भी बहुत ज्यादा उसमें चल रहा है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंगना रनावत का जो ऑफिस था उसको तोड़ दिया। इनको क्या हुआ था कि इनके ऑफिस को इलीगल डिक्लेयर किया गया 24 घंटे में। इनको 24 घंटे की मोहलत दी गई कि आप आइए और जितना भी इलीगल स्ट्रक्चर है इसको हटाइए। ये आ नहीं पाई 24 घंटे के अंदर, और बीएमसी ने इनके हाउस को डिमोलिश कर दिया। अभी ये तो न्यूज निकल के आ रही है। कंगना रनावत भैया इसके बाद यहाँ पे आई हैं। हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि ये जो डिमोलिशन है इसको रोका जाएगा। तो एक तरीके का पॉलिटिकल इशू सा बनता है नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आप कह सकते हो कि जो सिविक अथॉरिटीज होती है, जैसे कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑब्वियस सी बात है अगर कोई इलीगल स्ट्रक्चर बना है तो उस इलीगल स्ट्रक्चर को डेमोलिश कर सकती है। लेकिन इस केस में ये जो इलीगल स्ट्रक्चर को डेमोलिश किया गया है, तुरंत ही नोटिस दिया गया, तुरंत ही उसको डेमोलिश कर दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू का पॉलिटिसाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक्टर एक्ट्रेसेस से रिलेटेड न्यूज़ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आगे बात करते हैं। राजस्थान के गवर्नर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, आई एक्टेड विद इन माई लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर्स। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा जी। रिसेंटली आपको पता है राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या चल रहा है। डेडलॉक हो गया था स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जो स्टेट गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत जी की, वो बार बार बोल रही थी कि आप स्टेट असेंबली को बुलाइए। कलराज मिश्रा जी ने स्टेट असेंबली को नहीं बुलाया बहुत दिनों तक। यहाँ पे ऐसा बोला गया कि हो सकता था कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, इसलिए जो बीजेपी की सेंट्रलाइज लीडरशिप गवर्नर को प्रेशराइज कर रही थी, और गवर्नर ने अशोक गहलोत के कहने के बावजूद भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को नहीं बुलाया। गवर्नर ने अभी रिसेंटली कलराज मिश्रा जी ने बोला कि देखिए मैंने इस मीटिंग को इसलिए नहीं बुलाया चूंकि मेरे पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं आर्टिकल 163(2) के अंदर, और ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं बहुत लिमिटेड है, मैं ये जानता हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी एमएलएज हैं, जितना भी असेंबली का स्टाफ है, उसको मैं कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाऊं। कोविड-19 पूरी तरीके से फैला हुआ था, इसीलिए मैंने 21 दिन के नोटिस को इंसिस्ट किया और तुरंत एक मीटिंग को अवॉइड किया, क्योंकि अगर कोई तुरंत मीटिंग होती तो बीमारी के फैलने का डर था। इसलिए मेरे ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं था। अगर मेरे ऊपर प्रेशर था तो केवल संविधान का प्रेशर था। मेरा काम है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान में अपना रोल प्ले करना। मैं वो रोल प्ले कर रहा हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के हिसाब से चलता हूं, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के चलते, पैंडेमिक के चलते मैंने इस असेंबली को डिले किया, 21 दिन के नोटिस पे ध्यान दिलाया। अब ये 21 दिन का नोटिस कहां पे लिखा हुआ है इसके बारे में मैंने पहले एडिटोरियल्स में आपसे बात की है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना बीच बीच में, जो कि मैंने बताया कि मैंने पहले आपसे बात की, उसका रीजन ये है दोस्तों कि पहले इन टॉपिक्स को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में, कभी कभी तो पूरा पूरा एडिटोरियल मैंने इसके डिटेल में डिस्कस किया है। तो 2021 की प्रिपरेशन वालों को मैं बोलूंगा, 22 की प्रिपरेशन वालों को मैं बोलूंगा कि पहले के एडिटोरियल्स भी देख लीजिए अगर आपको समय मिले, क्योंकि मेंस की तैयारी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे एडिटोरियल्स को देख लेते हो। मैंने आपको इतने प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, मैंने आपको इतनी प्रॉपर कहानी समझाई है कि आपका जो सब्जेक्टिव माइंडसेट है वो प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। फिर एयरफेयर के रिफंड को लेकर एक प्रॉब्लम चल रही है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सवाल पूछा कि देखिए आप कौन से एयर टिकट्स को रिफंड करने की बात करो। कभी कल की करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसके रिप्रेजेंटेटिव ने यह बोला है कि देखिए जितने लोगों की भी टिकट कैंसिल हुई लॉकडाउन की वजह से, उनको टिकट वापस की जाएगी। किस तरीके से वापस की जाएगी, कैसे क्रेडेंशियल बनाए जाएंगे, 31 मार्च 2021 तक पूरा का पूरा पैसेंजर रिफंड देना है। कल डिस्कस किया था या 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, देख लीजिएगा। अभी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से पूछा कि भाई देखो आप कौन सी टिकटों की बात कर रहे हो, लॉकडाउन लगने के बाद जो टिकट बुक हुई और कैंसिल हुई उसकी बात कर रहे हो, या लॉकडाउन लगने से पहले जो टिकट बुक हो चुकी थी और लॉकडाउन लगने के बाद कैंसिल हुई उसकी बात कर रहे हो। तो यहां पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्लैरिफाई किया कि देखिए चाहे वो टिकट
लॉकडाउन लगने से पहले बुक हुई हो। अगर वो लॉकडाउन के पीरियड के दौरान बुक हुई है, सॉरी कैंसिल हुई है, अगर वो लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कैंसिल हुई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बुक कब हुई थी, लॉकडाउन के ड्यूरिंग बुक हुई थी या पहले बुक हुई थी, उस केस में भी क्रेडिट शेल बनाने पड़ेंगे एयरलाइंस को। इन क्रेडिट शेल का इस्तेमाल पैसेंजर्स कर सकते हैं, और अगर पैसेंजर्स ये बोलते हैं कि हमको क्रेडिट शेल नहीं चाहिए, तो उस केस में 31 मार्च 2021 तक इन पैसेंजर्स को इनका पैसा वापस किया जाएगा। कब तक? 31 मार्च 2021 तक। उससे पहले क्रेडिट शेल अवेलेबल होगा, उस क्रेडिट शेल का इस्तेमाल करके लोग कहीं और की फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी स्ट्रीट वेंडर्स को, आप कह सकते हो, एड्रेस कर रहे थे। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा था स्ट्रीट वेंडर्स का, वो मध्य प्रदेश में चल रहा था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम आई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि सम्मान, यानी पीएम स्वान निधि। ठीक है ना, ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम है जो कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। किसके लिए? इन लोगों के लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये काम करते हैं। अभी स्ट्रीट वेंडर्स की जो हालत है दोस्तों, वो लॉकडाउन के दौरान बहुत ही ज्यादा खराब हुई है। तो इस स्कीम के अंदर ये स्ट्रीट वेंडर्स लोन ले सकते हैं, और वो लोन में उनको इंटरेस्ट रिबेट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट रिबेट मिलेगा 5% तक का। तो भाई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के इंपॉर्टेंस को समझती है। स्ट्रीट वेंडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी जो लिविंग है वो इस चीज के साथ डिपेंडेंट है। अगर लोग स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं तो वो पैसा वगैरह कमा लेते हैं, खान पान चला लेते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी टूरिज्म की कंट्रीज हैं, वहां पे स्ट्रीट वेंडिंग एक नॉर्मल फिनोमिना है। चाहे आप इंडोनेशिया चले जाइए, चाहे टर्की चले जाइए, चाहे यूएसए चले जाइए, चाहे यूरोप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। हालांकि इन सारी कंट्रीज में स्ट्रीट वेंडिंग को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया गया है। इंडिया में भी इस चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की गई आ रही है, और कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडिंग की थ्रू जो चीज़ें बेची जाती हैं वो आम जनता को सस्ती मिलती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज़ आपको काम आएगी। फिर जो रिसेंट नेशनल सैंपल सर्वे हुआ है, 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, जो कि हुआ है जून 2017 से लेके जून 2018 के टाइम पीरियड में, इसको करवाया किसने? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें जो एजुकेशन पे रिपोर्ट दी गई है, उसमें यह बोली गई है कि भाई इंडिया में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें लगभग 20% बच्चे प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं। और कुछ स्टेट्स में तो ये भी बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट ट्यूशंस की कॉस्ट आती है ना, खासकर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, उनकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसका 20% बनती है। वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में तो बच्चे प्राइवेट कोचिंग पे ज्यादा पैसा खत्म करते हैं और रेगुलर स्कूल पे कम पैसा खत्म करते हैं। तो ये कुछ बहुत ही, आप कह सकते हो कि अच्छे स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है एजुकेशन पे 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे में, इसके ऊपर तो लगभग 19.8% बच्चे प्री प्राइमरी लेवल से ग्रेजुएट के बीच में प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं। 9th से 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो प्राइवेट ट्यूशंस लेने का रेट है वो 30% है, ओवरऑल 20% है, तो उनका 30% है। और सबसे खास बात यह है कि जो बच्चे अर्बन एरियाज में रहते हैं और जो अपर कास्ट के हैं उनमें 50% से ज्यादा बच्चे कोचिंग लेते हैं। वहीं पे वो बच्चे जो रूरल एरियाज में रहते हैं, रूरल बॉयज एंड गर्ल्स, खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज के, उनके यहाँ पे जो कोचिंग लेने का रेट है वो केवल 13.7% है। तो ये कोचिंग के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए, जनरल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स आपको काम आएंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट में 4442 केसेस अभी पेंडिंग है। एक रिपोर्ट सबमिट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस रिपोर्ट ने बोला है कि ओवरऑल इंडिया में जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उनके अगेंस्ट में 4442 केसेस पेंडिंग है। इसमें आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आते हैं और आपके स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी आते हैं। ये रिपोर्ट मिली कहां से? तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने इन रिपोर्ट्स को कंपाइल किया है। आप बोलोगे स्टेट गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट कहां से मिली है? तो देखिए, कुछ ऐसे स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं दोस्तों जो स्पेसिफिकली उन्हीं क्रिमिनल केसेस को देखते हैं जो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट फाइल हुए हैं। उन रिपोर्ट्स को, उन फाइल्ड केसेस को हाई कोर्ट ने कंपाइल किया है, और हाई कोर्ट ने ये जो केसेस की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजी है। और फाइनली जो फिगर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 4442, जिसमें से 2556 तो स्टेट लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग है। मतलब अभी की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जितने स्टेट लेजिस्लेचर में सिटिंग लेजिस्लेटर्स हैं, उनको जोड़ दो तो 2556 के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस हैं। और टोटल कितने निकल के आते हैं? 4442। तो यहां पे एपेक्स कोर्ट का ये व्यू है कि भैया ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर क्यों रहे हो?
इन लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट इल्जाम है कि ये करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, डेफेमेशन, चीटिंग, इस तरीके के चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए। सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड के वायलेशन के लिए इनको बार बार चार्ज किया गया है, विलफुल डिसओबीडियंस के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स प्रोमulgated बाय पब्लिक सर्वेंट्स इसके लिए। तो इस तरीके के क्रिमिनलाइजेशन को आप क्यों प्रमोट करते हो? ऐसे क्रिमिनल्स को आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते ही क्यों हो? ये चीज सुप्रीम कोर्ट कई बार पूछ चुका है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जितने भी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं वो कुछ ना कुछ हद तक क्रिमिनलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। दबंगई चलती है पॉलिटिक्स में, ये सबको पता है। ओके, ये जो डाटा कंपाइल होकर आया है बहुत सारे स्पेशल कोर्ट से कंपाइल होकर आया है। ये स्पेशल कोर्ट्स आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं क्रिमिनलाइजेशन के पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट वो कहाँ पे होंगे? गेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उत्तर प्रदेश में। कुछ तो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए गए, बट उन नॉन बेलेबल वारंट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, मतलब उनको अरेस्ट ही नहीं किया गया। कुछ लोगों को कोर्ट में बुलाया गया अपने स्टेटमेंट्स देने के लिए, वो स्टेटमेंट्स देने ही नहीं आए। तो मतलब वो कोर्ट के डायरेक्शन को भी इग्नोर कर रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 4 में ये चीज आपको काम आ सकती है। फिर ये सुनने में आ रहा है कि भाई इजराइल ट्रेड के फील्ड में इंडिया से भी बातचीत कर रहा है, चाइना से भी बातचीत कर रहा है। इजराइल के बैक चैनल से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वो चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो जाएं। इंडिया और इजराइल एक ट्रेड डील को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लिमिटेड ट्रेड डील को, जिसमें 200 डेजिग्नेटेड प्रोडक्ट्स होंगे। कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन करने की बातचीत करी जा रही है इजराइल, साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम के बीच में। इंडिया के साथ भी इजराइल अलग से बातचीत कर रहा है। और यहां पे मेन चीज ये है कि एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो ट्रायंगल होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजराइल, और उसमें इंडिया को भी जोड़ दिया जाए। तो मतलब यूएई और इजराइल का जो रिसेंट एग्रीमेंट है वो तो आपने सुना ही होगा। कहीं ना कहीं इजराइल इस एग्रीमेंट के साथ इंडिया को जोड़ना चाहता है और बहुत सारे एरियाज में कॉपरेशन को बढ़ाना चाहता है, जैसे एग्रीकल्चर में बढ़ाना चाहता है, टेक्नोलॉजी में बढ़ाना चाहता है, वाटर में बढ़ाना चाहता है। लेकिन ये चीज़ कब लागू होगी? जब यूएई और इजराइल का एग्रीमेंट साइन हो जाएगा वॉशिंगटन में 15 सितंबर को। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ने लास्ट मंथ पहला एशिया पैसिफिक डे मनाया। ये एशिया पैसिफिक डे कब है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, यहाँ पे 11 एशियन कंट्रीज को होस्ट किया गया, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री थी। बात क्या की गई कि इजराइल ईस्ट को एक प्रायोरिटी बना रहा है और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा। अभी आपको बता दूं कि इजराइल की ईस्ट में इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है। अभी के लिए एशिया में इजराइल के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं इंडिया, चाइना और हांगकांग। और हांगकांग ऑब्वियसली चाइना का ही है, तो चाइना हांगकांग बहुत मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं इजराइल के। तो फॉरेन पॉलिसी में जो लोग ये सोचते हैं कि इजराइल इंडिया का साथ देगा, वो बहुत गलत है, क्योंकि इजराइल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है चाइना में। तो कभी भी चाइना के अगेंस्ट ओपन आके इजराइल इंडिया के लिए नहीं बोलेगा। आगे बात करते हैं। यूके's न्यू लॉ ब्रीचेस ईयू ट्रीटी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन रिसेंटली एक लॉ लेके आने वाले हैं जिसको बोला जा रहा है यूके इंटरनल मार्केट बिल। इस यूके इंटरनल मार्केट बिल के चलते कहा जा रहा है कि जो विड्रॉवल एग्रीमेंट साइन किया था बोरिस जॉनसन जी ने ब्रेक्जिट डील के लिए, उस विड्रॉवल एग्रीमेंट के बहुत से क्लॉजेस को तोड़ रहे हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि ये ब्रेक्जिट का प्रोसेस तुरंत पूरा हो जाए। वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को यूरोप की इकोनॉमी से अलग करना चाहते हैं, जो कि उसके खुद के बेनिफिट्स हैं इंग्लैंड को, हालांकि नुकसान भी बहुत है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं। लेकिन अगर ये यूके इंटरनल मार्केट बिल आ जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं इसके साथ। देखिए, अगर आप नक्शा देखोगे, आपको यहां पे नजर आ रहा है स्कॉटलैंड, इधर इंग्लैंड, कई बार दिखा चुका हूं, ये वेल्स, यहां पे नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि ब्रिटेन के साथ, और ये है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अभी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड्स के बीच में जो कल्चरल ट्राइड है, जो ट्रेड टाइज हैं, वो आपके बचे हुए हैं। किसकी वजह से? वो आपके बचे हुए हैं विड्रॉवल एग्रीमेंट के कुछ प्रोविजंस की वजह से। अगर बोरिस जॉनसन विड्रॉवल एग्रीमेंट के प्रोविजंस को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं तो उस केस में नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में एक परमानेंट लैंड बॉर्डर बन जाएगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ये जो आयरलैंड नाम का ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है, यहाँ बहुत ज्यादा वायलेंस रहा है, और फाइनली ये वायलेंस खत्म हुआ था 1998 में, जब गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन हुआ था। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में मैंने पिछले एक या दिन में फिर से बात की है। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, हमेशा याद रखिएगा। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या था कि नॉर्दर्न आयरलैंड अलग हो गया, इन्होंने बोला कि हम इंग्लैंड के साथ रहेंगे। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग हो गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है।
नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड का पार्ट है। अब चूंकि इंग्लैंड अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर रहा है, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के जो लोग हैं वो जो खुले आम इंग्लैंड में घुस जाते थे, नॉर्दर्न आयरलैंड में घुस जाते थे, वो घुसना बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन जी का ये जो मूव है वो आयरलैंड में लाई हुई शांति को भंग कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, फिर इस विड्रॉवल एग्रीमेंट में और इस गुड फ्राइडे एग्रीमेंट में सोवरेनिटी, सिविल कल्चरल राइट्स, डिकमिशनिंग ऑफ वेपन्स, डीमिलिटराइजेशन, जस्टिस, पुलिसिंग की बात कही गई है। अभी अगर इंटरनल मार्केट बिल लेके आ जाते हैं बोरिस जॉनसन, उसको साइन करा देते हैं, तो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में भी बवाल हो सकता है इस चीज को लेके। इस बात पे कुछ एक्सपर्ट्स डरे हुए हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। तो यहां के लिए मैं अपना डिस्कशन करना खत्म करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।